साथियों, मैं घनश्याम धूड़िया गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 BLM श्री वीरनगर के इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम BA फर्स्ट ईयर भारत का इतिहास BA फर्स्ट ईयर भारत का इतिहास इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है भारतीय इतिहास व संस्कृति पर भूगोल का प्रभाव। आज हम भारतीय इतिहास और संस्कृति पर भूगोल के प्रभाव को स्पष्ट करेंगे। तो किसी भी स्थान का भूगोल और इतिहास में परस्पर घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। इनमें कार्य कारण का संबंध पाया जाता है। स्थान विशेष की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार ही वहाँ के लोगों का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज, आभूषण, परंपराएं आदि भिन्न भिन्न पाई जाती हैं। यांग टी सिक्यांग, सिंधु, नील, दजला, फरात आदि नदियों की घाटियों से अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ही उच्च कोटि की सभ्यता का विकास हो पाया था। वहाँ पर बड़े बड़े नगरों का उदय हुआ था और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति भी हुई थी। दूसरी ओर प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ही कांगो और अमेजन की घाटियों, रेगिस्तानों एवं पठारी भागों में ये सभ्यताएं नहीं पनप पाई। इस प्रकार भौगोलिक परिस्थितियों का किसी देश के इतिहास व संस्कृति पर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। भारत के इतिहास व संस्कृति पर भौगोलिक प्रभाव इस प्रकार से है। तो भारतीय इतिहास व संस्कृति पर भूगोल का प्रभाव इस प्रकार से है। इसके अंतर्गत विविध राज्यों की सत्ता, छोटे छोटे अनेक राज्य, प्राकृतिक जो भिन्नता पाई जाती है, सामाजिक भिन्नता, सांस्कृतिक मिश्रण, राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकता का अभाव, भारतीयों का गतिहीन जीवन, साम्राज्यवादी भावना का अभाव, जीवन में विविधता एवं भिन्नता का पाया जाना, वर्ग विभाजन और आर्थिक समृद्धि, प्राकृतिक संपदा, विदेशी आक्रमण, कृषि की प्रधानता, भौतिक विज्ञानों के प्रति उदासीनता, इसके अलावा सृजनात्मकता वृत्तियां, दार्शनिक और आध्यात्मिकता की भावना, भारतीयों का गतिहीन जीवन और मौलिक एकता। इन हेडिंग्स के संदर्भ में हम भारतीय इतिहास और संस्कृति पर भूगोल के प्रभाव को स्पष्ट करेंगे। फर्स्ट है विविध राज्यों की सत्ता जो कि विद्यमान रही है। तो भारत के सीमांत के पर्वतीय प्रदेशों में अनेक छोटे छोटे राज्यों की सत्ता अस्तित्व में रही है, जो अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ही अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखने में सफल रहे। यद्यपि शक्तिशाली सम्राटों ने उत्तरी भारत के मैदानी भागों पर अधिकार कर लिया था, परंतु वे कश्मीर, अभिसार, पूर्वांचल, नेपाल आदि पर अपना अधिकार स्थापित नहीं कर पाए। विंध्याचल पर्वत के कारण वे दक्षिण भारत पर भी स्थिर रूप से अपना अधिकार स्थापित नहीं रख पाए थे। इसी प्रकार छोटे छोटे अनेक राज्यों की सत्ता विद्यमान रही है भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ही। तो भारत की भौगोलिक परिस्थितियों ने
देश को कई प्रदेशों में विभाजित कर दिया है, जैसे कि गंगा यमुना का दोआब का क्षेत्र, राजस्थान, मालवा, दक्षिण का पठार, बंगाल, कश्मीर आदि। इन प्रदेशों ने देश को छोटी छोटी राजनीतिक और सामाजिक इकाइयों में विभक्त कर दिया है। प्रत्येक प्रदेश और प्रांत की अपनी अपनी सभ्यता, अपनी अपनी संस्कृति देखने को मिलती है। प्रत्येक प्रदेश और प्रांत की संस्कृति और सभ्यता और राजनीतिक जीवन की अपनी एक स्वतंत्र कहानी है। परिणाम स्वरूप भारत के इतिहास एक श्रृंखलापूर्ण परिपूर्ण इकाई नहीं है, बल्कि विभिन्न भागों के स्वतंत्र व्यक्तिगत विकास का सामूहिक इतिहास रहा है। नेक्स्ट है प्राकृतिक विविधता। प्राकृतिक विविधता या विविधता भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पाई जाती है। तो भारत में प्राकृतिक विविधता भी देखने को मिलती है। यहाँ पर पर्वत, उपत्यकाएं, वन, नदी, मैदान आदि से प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा पड़ा है। उसमें रंगों की प्रचुरता, विविधता और कोमलता की प्रधानता है। प्रकृति का भयंकर विभत्स रूप यहाँ नहीं है। प्रकृति की इस बहुरंगी विविधता, कोमलता और सौंदर्य का जो प्रभाव है वह यहाँ के व्यक्तियों पर रहा है। यही कारण है कि यहाँ के जो व्यक्ति हैं प्रकृति पूजक रहे हैं और प्रकृति के रूप में इनकी विभिन्न रूपों में पूजा अर्चना की जाती है। गंगा नदी का भारतीय इतिहास में काफ़ी महत्व रहा है। यह एक पवित्र नदी मानी जाती है तथा समाज में गंगा नदी को पवित्र मानकर इसकी पूजा अर्चना की जाती है और भारतीय संस्कृति से गंगा नदी का विशिष्ट संबंध भी रहा है। भारतीयों के साहित्य में प्राकृतिक चित्रण भरा पड़ा है और उनकी कला में प्रकृति का अलंकार है और ये सौंदर्य प्रिय रहे हैं। उनके दर्शन में अध्यात्मवाद में प्रकृति का मनन और चिंतन किया गया है। इस प्रकार प्रकृति की विशिष्ट छाप भारतीय साहित्य में देखने को मिलती है। फिर है सामाजिक भिन्नता। प्राकृतिक भिन्नता के बाद सामाजिक भिन्नता। तो भौगोलिक भिन्नता के कारण ही भारतीयों को सामाजिक जीवन में अनेक रूपता दिखाई पड़ती है। भारत की भिन्न भिन्न जातियों के खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, आचार विचार, रीति रिवाज, परंपराएं आदि भिन्न भिन्न पाई जाती हैं। देश के कुछ भागों के निवासी चावल अधिक खाते हैं और देश के कुछ भागों के निवासी गेहूं का प्रयोग अधिक करते हैं और कहीं बाजरे की रोटी खाई जाती है। कुछ जातियां मांसाहारी हैं तो कुछ जातियां शाकाहारी भी हैं। भिन्न भिन्न भागों की जलवायु के अनुसार यहाँ के निवासियों की वेशभूषा में भी अंतर पाया जाता है। देश के कुछ भागों में पितृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था देखने को मिलती है तो कुछ भागों में मातृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था देखने को मिलती है। भारत की भिन्न जातियों की भाषा, रूप, रंग, रीति रिवाज, आचार विचार में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। अतः भारत एक विभिन्नताओं से युक्त देश है। यहाँ धर्म, जाति, भाषा के आधार पर अनेक भिन्नताएं पाई जाती हैं, फिर भी भारत एक है क्योंकि भारत में सभी नागरिकों को एकल नागरिकता प्रदान की गई है।
हमारा एक ही राष्ट्रीय झंडा है तिरंगा, एक ही राष्ट्रीय गान जन गण मन, एक ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर तथा राष्ट्रीय पशु बाघ को माना गया है। इसी प्रकार जो भारत के चारों दिशाओं में फैले जो भी धाम हैं व्यक्तियों में सांस्कृतिक एकता को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी प्रकार सांस्कृतिक मिश्रण, नेक्स्ट हेडिंग सांस्कृतिक मिश्रण। तो भारत के उत्तर पश्चिम सीमा असुरक्षित रहने के कारण अनेक विदेशी जातियों का भारत में आने का उनको अवसर मिला। यहाँ पर शक, कुषाण, हुन आदि ने भारत में प्रवेश किया और यहीं पर आकर बस गए। कुषाणों के प्रमुख शासक कनिष्क प्रथम माने गए हैं। शकों का प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन प्रथम और नहपान रहे हैं। और इसके अलावा हुनों आदि ने भारत में प्रवेश किया। इन्होंने हमारी भाषा, हमारे रीति रिवाज, नियम, सिद्धांत अपना लिए। तो इस प्रकार जो भारतीय संस्कृति है वो विभिन्न संस्कृतियों का मिश्रण मानी गई है। तो इससे भारतीय संस्कृति अपने एक नए रूप में विकसित हुई। एक और भारतीय संस्कृति ने अन्य संस्कृतियों के साथ आत्मसात किया है, तो वहीं उसने जो विभिन्न संस्कृतियां भारत में जिनका आगमन हुआ उनके विशिष्ट गुणों को ग्रहण करने में भी संकोच नहीं किया है। इसी प्रकार नेक्स्ट है राजनैतिक और प्रशासनिक एकता का अभाव। तो प्राचीन भारत में व मध्यकालीन भारत में कभी भी राजनैतिक और प्रशासनिक एकता नहीं रही। यद्यपि यहाँ राजनैतिक एकता की भावना अवश्य रही है, किंतु प्रत्येक भौगोलिक प्रदेश का अपना अलग अलग इतिहास और राजनीतिक और सामाजिक भिन्नता होने के कारण ही यह कभी भी राजनैतिक सूत्र में संगठित नहीं हो पाया। नेक्स्ट है भारतीयों का गतिहीन जीवन। भारतीयों का गतिहीन जीवन। तो भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ही भारत एशिया के अन्य देशों से पृथक बना रहा था। इस कारण भारतीयों ने दूसरे देशों की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक परिवर्तनों और आंदोलनों में कोई रुचि नहीं ली थी। वे उससे अप्रभावित ही रहे। उन्होंने यह विश्वास कर लिया कि भारत के सदृश अच्छा देश संसार में और कोई नहीं है। इसे ही वे अपनी स्वर्ग भूमि मान लिया और इस पृथक्करण और गर्व की भावना से भारतीयों का जो संपर्क था वो विदेशियों से टूट गया। जब तक विदेशों से संबंध और संपर्क रहा तो भारतीयों के जीवन में सभी क्षेत्रों में चेतना, गति और निरंतर प्रवाह बना रहा। परंतु पृथक्करण के परिणाम स्वरूप विदेशियों से संपर्क टूटने के कारण भारतीयों का जीवन अवसाद हो गया और उनके जीवन में गतिहीनता की स्थिति उत्पन्न हो गई और उनके जीवन में गतिहीनता की स्थिति उत्पन्न हो गई। नेक्स्ट है साम्राज्यवादी भावना का अभाव। साम्राज्यवादी भावना का अभाव। तो भारत इतना विशाल देश रहा है कि भारत के सम्राट दूसरे देशों पर आक्रमण कर वहां पर अपना साम्राज्य स्थापित करने की भावना नहीं रख पाए। भारत में ही विभिन्न राज्यों में संघर्ष करने व उनसे युद्ध करने में ही उनकी शक्ति और समय नष्ट हो जाता था। परिणाम स्वरूप उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की भावना यहाँ के शासकों में नहीं आई थी। नेक्स्ट है जीवन में विविधता और भिन्नता। जीवन में विविधता एवं भिन्नता की भावना। तो इस प्रकार समूचे देश का प्रांतों या प्रदेशों में जो
जो भी विभाजन हुआ उसका प्रभाव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में रहा। देश के प्रदेश के सामाजिक, धार्मिक रीति रिवाज, सांस्कृतिक परंपराएं, वेशभूषा, आभूषण, खान पान, रहन सहन आदि के संबंध में भिन्न भिन्न रहे हैं। नेक्स्ट है वर्ग विभाजन और आर्थिक समृद्धि। वर्ग विभाजन और आर्थिक समृद्धि। तो जीवन संघर्ष की जटिलता, तीव्रता न होने से तथा भौगोलिक परिस्थितियों से देश का जो वर्ग विभाजन हुआ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो वर्ग बन गए थे, सभी लोग वस्तुओं का उत्पादन और विनिमय नहीं करते थे। ब्राह्मणों ने अपनी सारी शक्ति और समय बौद्धिक चिंतन और प्रशासन में लगा दिया। क्षत्रियों ने अपना जीवन देश की रक्षा और सुरक्षा में लगा दिया। परिणाम स्वरूप देश में ऐसे कई वर्ग, संप्रदाय और धार्मिक संघ रहे जिन्होंने उत्पादन कार्यों में बिल्कुल भी भाग नहीं लिया। फिर भी जो देश है आर्थिक दृष्टि से संपन्न देश रहा है। नेक्स्ट है प्राकृतिक संपदा और विदेशी आक्रमण। तो भारत की प्राकृतिक संपत्ति उसकी समृद्धि का कारण रही थी, वहीं विदेशी आक्रमणकारियों के लालच का यह कारण भी बनी थी। उर्वरा मैदान, यहाँ पर सिंचाई की सुविधा, पठार, पहाड़, जंगल, खाने आदि सभी ने भारत को एक धनी देश बनाया, जिसके कारण विदेशी इसे सोने की चिड़िया कहकर बुलाते थे। प्राकृतिक संपदा प्राप्त करने को विदेशी आक्रमण का शिकार भारत को होना पड़ा था, जिन्होंने कि उसके इतिहास और संस्कृति को गंभीरता से प्रभावित किया था। अतः भारत में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संपदा का उपलब्ध होना विदेशी आक्रमणकारियों का करने का मुख्य कारण रहा था। नेक्स्ट है कृषि की प्रधानता। कृषि की प्रधानता। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसमें 70% लोग जो हैं इनका जो मुख्य व्यवसाय है कृषि माना गया है। भारत की बहुसंख्यक जनता जो किसान कृषि कार्यों में लगी हुई है। इस कारण भारत का जो आर्थिक ढांचा रहा है वो कृषि पर ही निर्भर रहा है। आधुनिक युग से पहले उसकी संपन्नता उसकी जो संपन्नता परंतु समय समय पर होने वाले सूखा, अकाल आदि का कारण भी उसका कृषि प्रधान होना रहा है। इसके अलावा बहुसंख्यक वर्ग के समान व्यवसाय ने भारतीयों के जीवन को एक समान दृष्टिकोण प्रदान किया है। तो इस प्रकार भारतीय कृषकों का जो प्रमुख व्यवसाय है कृषि माना गया है। 70% जो जनता है हमारी कृषि कार्यों में लगी हुई है और इससे वो अपना जीवन यापन कर रही है। फिर भारतीयों का भौतिक विज्ञानों के प्रति उदासीनता। भौतिक विज्ञानों के प्रति उदासीनता। तो प्रकृति से जीवन यापन के लिए कठोर संघर्ष करने के अभाव में भारतीयों का जो दृष्टिकोण था वह भौतिक विज्ञानों की प्रगति की ओर नहीं जा पाया। इस कारण आधुनिक समय में भारतीय इस क्षेत्र में विदेशों से पिछड़ गए थे। इसके अलावा जो अन्य कारण है वह है सृजनात्मकता, वृत्तियां, दार्शनिकता एवं आध्यात्मिकता की भावना। सृजनात्मकता, वृत्तियां, दार्शनिकता एवं आध्यात्मिकता की भावना। तो भारत में अत्यधिक उष्णता, भीषण शीत और समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। ऐसी जलवायु ने लोगों को गृह प्रेमी एवं विलासमय बना दिया। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में भूमि की उर्वरता ने जीवन संग्राम को
जीवन संग्राम की कठोरता को कम किया। वहीं साधारण जीवन की वस्तुएं सरलता से उपलब्ध नहीं हो पाई, हो पाई थी। इससे लोगों को प्रचुर अवकाश मिला और जीवन और मृत्यु की समस्याओं पर, ईश्वर और आत्मा पर, प्रकृति और सृष्टि पर पर्याप्त मनन करने लगे और इससे दार्शनिक और आध्यात्मिकता की प्रवृत्ति प्रारंभ हो गई। आज भी भारतीय विचारधारा अपना प्रभुत्व जमाए हुए है। भारतीयों के समस्त जीवन में आध्यात्मिकता की छाप गहरी रही है। इसके साथ साथ धर्म, साहित्य, कला में भी नई सृजनात्मक वृत्तियों का प्रारंभ हुआ और इन विषयों में विशेष प्रगति भी हुई थी। यहाँ के साहित्य, धर्म, भाषा, कला, इतिहास अतीत से ही गौरवपूर्ण रहा है। उत्तरी भारत में धर्म के कई प्रवर्तक हुए, जैसे कि महात्मा बुद्ध, महावीर, स्वामी जी, शंकराचार्य, चैतन्य महाप्रभु, रामानंद, गुरु नानक देव जी, रैदास, मीरा आदि। इसका प्रभाव साहित्य के क्षेत्र पर पड़ा है। इसी प्रकार भारतीयों का भाग्यवादी होना, तो भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है और उसकी संपन्नता कृषि पर ही निर्भर मानी गई है। कृषि उत्पादन वर्षा पर निर्भर करता है, परंतु वर्षा पर मनुष्य का अधिकार न होने के कारण जो भाग्यवादिता है वह भारतीय संस्कृति की एक मुख्य विशेषता रही है। इसी प्रकार नेक्स्ट है मौलिक एकता। तो भारत में अनेक प्राकृतिक विभाग हैं। भारत में रहने वाले लोगों के खान पान, रहन सहन में भी भिन्नता देखी गई है। यहाँ अनेक धर्म प्रचलित है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध आदि धर्म पाए जाते हैं। इन धर्मों के भी अनेक मतांतर और संप्रदाय पाए गए हैं, जैसा कि बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान, जैन धर्म में दिगंबर और श्वेतांबर, मुस्लिम धर्म में कट्टर और सुन्नी मुसलमान। तो इस प्रकार धर्मों के मामले में भारतीय जो भूमि है अनेक धर्मों की कर्मस्थली भूमि रहा है। यहाँ भाषा के आधार पर भी भिन्नता पाई जाती है। यहाँ पर अनेक भाषाएं, बोलियां प्रचलित हैं, परंतु इसके बावजूद भी भारतीय समाज में मौलिक एकता दिखाई पड़ती है। पर्वत श्रेणियों और समुद्रों की सुदृढ़ सीमा ने भारत को एक भौगोलिक इकाई प्रदान की है। पर्वत श्रेणियों और समुद्रों की सुदृढ़ सीमा ने इस देश को एक भौगोलिक इकाई प्रदान की है, जिससे यहाँ के निवासियों में मातृभूमि की भावना प्राचीन काल से रही है। साहित्य, संस्कृत साहित्य, वैदिक धर्म ने संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया है। धर्म, भाषा और संस्कृति ने इस देश को एकता के सूत्र में बांध कर रखा है। इस प्रकार बाह्य भिन्नता के नीचे भारत की जो मौलिक एकता है, इसकी छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस प्रकार भारत में भिन्नता होते हुए भी एकता की भावना देखी जाती है। तो इस प्रकार भारतीय इतिहास और संस्कृति पर भूगोल का प्रभाव यहीं पर समाप्त होता है। तो इस कल के वीडियो में हम एक नए टॉपिक को लेकर हाजिर होंगे। तब तक आप घर पे रहें।